नमस्कार दोस्तों, सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए हम लोग जो है जनरल साइंस पोर्शन आपका जो है कवर करेंगे। और जो आपका जनरल साइंस पोर्शन है जो कि एग्जामिनेशन में आपके पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है आरआरबी एएलपी की। और देखिए जेई का भी जो है आपका आने वाला है, जो कि मेंशन किया गया था आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर में। और साथ में जो टेक्नीशियन है, तो इसमें देखिए जो आपका जनरल साइंस जो पोर्शन है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहता है। तो हम लोग जो है आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और ये जो पोर्शन है आपका, आज हम लोग बायोलॉजी का पोर्शन कवर करेंगे। और देखिए ये जो है सीरीज आपका इसी तरीके से चलता ही रहेगा। आपका जो है पूरा कंप्लीट यहाँ पे जो है कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक से इम्पोर्टेंट जो भी हैं आपके पूछे गए थे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो भी हम लोग इसमें साथ साथ आपका कराते चलेंगे। और थ्योरी तो आपका रहेगा ही, क्वेश्चन भी आपका साथ साथ में हम कराते चलेंगे। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी इसके लिए लॉन्च किया हुआ है। और जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, जैसे कि जेई का, एलपी का और टेक्नीशियन का, तो देखिए इसमें जो आपका जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस जो पोर्शन है जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो इसका देखिए हम आपको जो है पूरा कंप्लीट तैयारी कराएंगे इनका। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस जो है आपका, तो ये जो है पूरा कंप्लीट आपका कराया जाएगा। इसमें आपको देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो हम आपको कराएंगे ही डिटेल में। इसके साथ में पीडीएफ भी जो है आपको इन सभी सब्जेक्ट का आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए जो है अब लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर्जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है आपका ओनली 249 में अवेलेबल है। तो आप लोग जो है इनसे अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो, आपका जो भी रेलवे के एग्जामिनेशन आपके होने वाले होंगे। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपका, जो हमने इसको लॉन्च किया हुआ है। और इसके साथ में देखिए अगर आप लोग पीडीएफ भी सिर्फ बाय करना चाहते हो तो इसका भी जो है हमने बना दिया है। जैसे कि आपका बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, इसके अलावा जो है आपका जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का है। तो सभी का हमने जो है अपडेटेड पीडीएफ बना दिया है आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी आपके सिलेबस हैं जो मेंशन किए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन सबको देखते हुए जो हमने वो सारे टॉपिक को इसमें ऐड किया हुआ है। तो अगर आप लोग इनको पढ़ोगे आप लोग, तो इनसे भी जो है आपका अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। और जो लोग कोर्स में इनरोल रहेंगे तो उनको पीडीएफ तो आपको हम प्रोवाइड कर ही देंगे। तो हमने सारे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आपको इन सभी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज की क्लास में जो है हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो पूछे गए वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए न्यूट्रिशन जो है ये होता है कि इसके अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग ऐसे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस के बारे में। और वो जो न्यूट्रिएंट जो कि हमें भोजन में मिलता है, यानी कि जो फूड जो होता है, फूड सब्सटेंस जो रहता है, तो उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और किस में क्या मिलेगा हमें। और जैसे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी का, जैसे कि मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हाँ, और इसके साथ में हेल्थ के लिए, और साथ में जो भी डिजीज होती है इनके डिफिशियंसी के चलते। तो ये सारा चीज़ जो है न्यूट्रिशन के अंदर में पढ़ा जाता है। अब जैसे कि देखिए कोई भी अगर ह्यूमंस है, आप देखते होंगे कि उनका जैसे कि अगर पर्याप्त अगर भोजन नहीं मिले तो उनका शरीर जो है सिकुड़ जाता है, या फिर जो है एक बैलेंस नहीं दिखेगा आपको, जो है हो सकता बहुत ही दुबला दिखेगा, या फिर जो है बहुत ही मोटा दिखेगा। तो ये सब किस कारण से होती है? जब हम लोग अनहेल्दी फूड लेते हैं, अनहेल्दी डाइट अगर रहती है हमारे भोजन में, अगर अनहेल्दी डाइट अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है उससे आपको जो बहुत सारे डिजीज आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए जो डेफिशिएंसी डिजीज जो इसके चलते हो सकती है, जैसे कि ब्लाइंडनेस, एनीमिया, स्कर्वी, तो ये सब जो है होते हैं अंदर का ह्यूमंस के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग जो है न्यूट्रिशन में ऐसे न्यूट्रिएंट्स देखेंगे हम लोग जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपका, साथ में जो है ये भी हमारे लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए जो भी हमारा फूड सब्सटेंस जो होता है ना, जो हम लोग खाते हैं, तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स जो हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जैसे कि हमारे हेल्थ के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स जो कंपाउंड होते हैं हमारे फूड के अंदर में, तो ये हमारे जो है शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ में जो है ये एक तरीके से जैसे कि हमारा सेल्स के अंदर में जैसे हमारे बॉडी के अंदर में सेल्स है, तो उनका जैसे कि बिल्डअप हो या फिर ग्रोथ हो, तो ये सभी चीज़ के लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बिना जो है हमारा शरीर का ग्रोथ उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर न्यूट्रिएंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और एनर्जी हम लोग मेजर करते हैं कैलोरीज में। और दूसरा होता है कि ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए।
तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी को ऐसे रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे मेजरली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो देखिए इनके सेम 6 मेजर टाइप्स होते हैं इनके। तो वो कौन कौन सा है आपका? तो इसमें आपका सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट है, जो कि ये चीप सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। और कार्बोहाइड्रेट किस में मिलती है? तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। और उसके बाद दूसरा आपका है लिपिड्स है, इसे फैट्स भी बोला जाता है। तीसरा प्रोटीन्स है, और इसके बाद आपका विटामिन्स है, मिनरल्स है और वाटर्स है। तो ये देखिए ये जो 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ये सब याद रखना है पॉइंट यहाँ से, कि किसे जो है चीप सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन एक आपका ये भी पूछा जाता है, किसे प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, तो ये दो दो आपके हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इनको प्रोटेक्टिव फूड भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाद में हम लोग फिर न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आरआरबी में पूछा गया हुआ था। यहाँ पे हम लोग साथ साथ में क्वेश्चन भी करते चलेंगे, जिससे कि आपको जो है आइडिया हो जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं आपका रिलेवेंट है कि नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका कि द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द फूड इज मेजर्ड इन, यानी कि जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है तो उसे हम लोग मेजर किस में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एनर्जी हमें मिलती है तो उसको कैलोरी में मेजर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका कि प्रोटेक्टिव फूड्स इन आवर डाइट आर। तो प्रोटेक्टिव फूड हमारे डाइट के अंदर में कौन कौन से होते हैं? तो देखिए प्रोटेक्टिव फूड की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि जिसमें कि आपका प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स है, ये दो होते हैं प्रोटेक्टिव फूड। तो क्या होगा? इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी बताया था इसके बारे में, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स है आपका यहाँ पे, तो इनको बोला था प्रोटेक्टिव फूड। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यहाँ पर है आपका क्वेश्चन कि द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो चीप सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है? तो हमने देखिए आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, तो ये जो एक चीप सोर्स होता है एनर्जी का, एनर्जी अगर हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट फूड जो है हमें जैसे कंज्यूम करने होंगे। और मोस्टली देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो ये राइस और व्हीट, जो कि इंडिया में जो अधिकतर लोग यही इसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये जो है एक चीप सोर्स ऑफ एनर्जी का सोर्स होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है। तो आइए यहाँ पे हम लोग जो है एक एक करके सबको देखेंगे, सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखेंगे हम लोग। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है तो ये एक बायोमोलिक्यूल कंपाउंड है, यानी कि बायोमोलिक्यूल है जिसमें के अंदर में जो है जैसे मॉलिक्यूल्स मिलके बने होते हैं, तो इसके अंदर में होते हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो मेनली जो कार्बोहाइड्रेट है इनसे कंपोज रहता है आपका, और इनका जो रेशियो होता है तो वो होता है आपका 1:2:1 का, यानी कि अगर 2 रेशियो हाइड्रोजन का है तो उसमें 1 रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का रहेगा। तो इस रेशियो में रहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। और यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक चीप सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारे जैसे कि अगर हम लोग कोई भोजन लेते हैं हम लोग तो उसमें चीप सोर्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एनर्जी अगर हमें लेनी होती है तो, यानी कि 50 to 70% जो होता है ना तो वो कार्बोहाइड्रेट से ही हमें मिल जाती है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट का कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे कि स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, इसके अलावा लैक्टोज है। तो लैक्टोज देखिए ये जो है आपको मिल्क में ये मिलेगा। और इसके अलावा जो मेन सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के तो वह है आपका व्हीट, राइस, पोटैटो और बनाना। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अगर आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो इसके लिए जो है ये सारे चीज़ आपको ये जो है अपने फूड आइटम्स में आपको रखने होंगे, आपके जो रेगुलर डाइट है उसमें। इससे जो है आपको एनर्जी मिलेगी इनसे, और कार्बोहाइड्रेट इन्हीं में ही रहती है। तो जनरली देखिए ये सारा चीज़ जो है कॉमन ही है, लगभग हम लोग डेली ही इनका सेवन करते हैं हम लोग, तो कार्बोहाइड्रेट आपको इनसे मिलता ही है। तो ये आप लोग याद रखना, और कार्बोहाइड्रेट के ये सारे एग्जाम्पल है ये भी आपको याद रखनी है। अब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे स्टार्च, शुगर, ग्लूकोज, लैक्टोज ये सब जो है तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है ना इनका भी डिफरेंट फॉर्म्स होती है, जैसे कि कुछ कार्बोहाइड्रेट मोनोसेचराइड्स होते हैं, दूसरा डाइसेचराइड्स और तीसरा पॉलीसेचराइड होते हैं ये। तो किस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट है इनका, तो यहाँ पे देखिए जो मोनोसेचराइड, मोनो मतलब कि सिंगल होता है, डाई मतलब कि दो हो गया, पॉली मतलब कि मैनी हो गया। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है, मतलब कि जिसमें केवल एक जैसे कार्बोहाइड्रेट उसके जो होते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल जो रहते हैं उसके, तो वो आपका होगा मोनोसेचराइड। तो इसका एग्जाम्पल पूछा था आपसे एग्जामिनेशन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेचराइड। तो यहाँ पे जैसे दिया आपका गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज जैसे कि देखिए आपका एक स्वीटेस्ट शुगर भी होता है आपका, जो फ्रूट्स होता है तो उसमें मेनली फ्रक्टोज पाता है, इसीलिए जो है वो मीठे होते हैं। तो ये सब क्या है आपके मोनोसेचराइड है, ये आपको याद रखनी है।
अगला आपका जैसे डाइसेचराइड है, तो डाई मतलब दो हो गया आपका यहाँ पे। तो इसमें जो है दो मोनोसेचराइड मॉलिक्यूल जो होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट के, वो अगर मिलेंगे तो वो आपका बन जाएगा डाइसेचराइड। तो ये दो मोनोसेचराइड मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं डाइसेचराइड आपका। तो इसका एग्जांपल है आपका सुक्रोज और माल्टोज। तो माल्टोज और आपका दूसरा सुक्रोज हो गया, तो ये आप लोग याद रखना। तीसरा है पॉलीसेचराइड। तो देखिए पॉली का मतलब मैनी होता है, यानी कि अगर दो से अधिक अगर अगर मोनोसेचराइड मॉलिक्यूल्स अगर रहेंगे तो वो आपका बन जाएगा पॉलीसेचराइड। तो इसके एग्जांपल आपका जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है और चिटीन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पॉलीसेचराइड, तो आपका हो जाएगा ये सब, सेलुलोज या चिटीन, ग्लाइकोजन। डाइसेचराइड का सुक्रोज और माल्टोज हो जाएगा। तो ये सब जो है पोर्शन इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा गया था, आरआरबी के जितने भी एग्जामिनेशन आपके हुए, हमने सभी जगह से इकट्ठा कलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर आपका। आरआरबी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन या ग्रुप डी, जितने भी होते हैं साइंस आपका कॉमन ही रहता है, आपका सिलेबस एक ही है सबका। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंस विद O2 इन आवर बॉडी टू प्रोवाइड द एनर्जी। तो इनमें से जो है जैसे कौन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ हमारे बॉडी के अंदर में, वो जो है हमें फिर एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो दिया हुआ है आपका एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लाइकोजन। तो देखिए ग्लूकोज क्या है आपका, ये कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था यहाँ पे। और हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करती है, तो जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट हमें प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे अगर ग्लूकोज आपको पता रहेगा ना कि ये कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स, मतलब कि एक एग्जाम्पल है आपका, तो आप लोग इसको ईजिली बता दोगे यहाँ पे। तो जैसे कि ग्लूकोज है, तो ये जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है और सेल्स के अंदर में, तो उससे बनता है आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और फिर इन्हीं से जो है एनर्जी रिलीज होती है। और इस रिएक्शन को बोलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि देखिए इसमें अंदर में ऑक्सीजन जो है आपका, ये इसमें ज़रूरत पड़ती है इसके लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मोनोसेचराइड शुगर। तो इनमें से कौन सा जो है मोनोसेचराइड शुगर का फॉर्म नहीं है। तो देखिए अगर आपको याद होगा कि मोनोसेचराइड कौन कौन सा है, तो आप बाकी आप लोग इसको इजीली बता दोगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे दिया हुआ है गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो देखिए ये सब जो है मोनोसेचराइड है आपके, लेकिन जो माल्टोज है आपका, तो ये मोनोसेचराइड शुगर नहीं है। तो क्या होगा, इसका फोर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पे कि मोनोसेचराइड में आपके कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें आपका गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है आपका। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका माल्टोज भी दिया हुआ था, ये क्या है, डाइसेचराइड है आपका। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी यहाँ पे आपको हो गया होगा। तो आप लोग को जो है हर एक बीट पे ध्यान रखनी है। तो हमने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लिया। अब आइए हम लोग यहाँ पे लिपिड्स के बारे में देखते हैं हम लोग, जैसे कि इसे फैट भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए जो लिपिड्स है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका। इसके अंदर में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब होते हैं इसके अंदर में। लेकिन देखिए जो ऑक्सीजन की मात्रा है तो वो बहुत ही कम होती है लिपिड्स के अंदर में। और जो फैट है आपका, एक्चुअली जो लिपिड है आपका एक्चुअली ये, तो ये जैसे कि एक एनर्जी के फॉर्म में, सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में जो है ये स्टोर्ड रहते हैं। और फैट्स जैसे अगर बात करते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो ये जैसे हमारा स्किन जो होता है ना, तो उसके नीचे मतलब उसके बिहाइंड में जो है आपको जो फैट होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। तो बस आपको इसमें इतना ही पॉइंट याद रखने हैं इसके रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट देखिए प्रोटीन से आपका, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका यहाँ पर ये। तो देखिए जो प्रोटीन्स है, तो ये बर्जेलियस के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था, तो ये आप लोग पॉइंट याद रखना। और देखिए जो प्रोटीन्स है, ये जो है हमारे फिजियोलॉजिकल ग्रोथ के लिए, यानी कि बॉडी का फिजियोलॉजिकल जो ग्रोथ है उसके लिए काफ़ी असेंशियल होते हैं ये। और इसके साथ साथ में जो भी ह्यूमन बॉडीज़ का जितनी भी एक्टिविटीज़ जो होती है, उन सभी चीज़ों के लिए जो है प्रोटीन की मात्रा जो है हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये तो ज़रूरत है, होते ही होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में। इनके अंदर में जो है एमिनो एसिड्स के चेन होते हैं। और ये जो है प्राइमरी फूड स्टफ्स होते हैं हमारे, जैसे कि हमारा जो फूड रहता है उसके लिए, जो कि एमिनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। और इसके साथ में जो हमारा सेल्स होता है उसका ग्रोथ और रिप्लेसमेंट के लिए जो है ये भी काफ़ी एसेंशियल्स होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे प्रोटीन की हमने बात कर दी कि ये इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन ये हमें जो है कहाँ से मिलेंगे, मतलब प्रोटीन का सोर्स क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए सोर्सेज दिया है आपका प्रोटीन का। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका एक सीरीज में दिया हुआ है, मतलब कि ऊपर से नीचे आपका दिया हुआ है, मतलब कि जो है स्ट्रेंथ डिक्रीज करता जाएगा प्रोटीन का। यानी कि सबसे ज़्यादा सोर्स जो होता है आपका प्रोटीन का वो स्पुरुलिना में आपको मिलेगा, फिर सोयाबीन में, फिर इसके बाद फिश में, मीट में और मिल्क पल्सेस में। तो मिल्क पल्सेस में आपको कम मिलेंगे, लेकिन सबसे जो हाईएस्ट ज़्यादा जो प्रोटीन आपको मिलेगा तो वह आपका स्पुरुलिना में मिलेगा। इसके रिगार्डिंग आपको ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ भी है। और देखिए प्रोटीन की अगर कमी मान लीजिए अगर हो जाती है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में,
तो इनसे जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज भी होती है। तो जो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पीईएफ, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इनसे दो मेन डिजीज होती है, तो वो है आपका पहला क्वासियोरकोर और दूसरा आपका यहाँ पर है मरासमस है। तो देखिए जो क्वासियोरकोर है, तो ये जनरली जो 18 मंथ्स के जो चाइल्ड होते हैं तो उनमें बेसिकली ये होता है, और इनसे जो डिजीज होते हैं तो वो है आपका डर्माटोसिस है। दूसरा आपका है मरासमस है। तो देखिए जो मरासमस डिजीज है, तो ये अप टू 1 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं उनमें ये बेसिकली होती है। और जब अगर ये मतलब कि जो 1 ईयर के चाइल्ड होता है तो उनमें अगर ये होगा तो उनमें देखिए सीवियर डिहाइड्रेशन होना शुरू होती है, और चाइल्ड जो है वो इरिटेटेबल चाइल्ड ऐसा बन जाएगा कि वो इरिटेट रहेगा हमेशा। अब भाई यहाँ पे हम लोग विटामिन के बारे में देखते हैं हम लोग, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए जो विटामिन है आपका, इसका डिस्कवरी किया था कैसियर फंक के द्वारा ये किया गया था। और विटामिन जो है ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है, जो कि देखिए ये हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये भी जो है हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए काफ़ी एसेंशियल ये होते हैं। तो विटामिन की भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी हम कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। जैसे विटामिन के बारे में आपने नाम सुना भी होगा, विटामिन ए बी डी सी। तो यहाँ पे जो विटामिन जो होते हैं तो वो होते हैं आपके ए बी सी डी और ई। तो ये जो विटामिन है आपके, इनको देखिए दो कैटेगरी में, ब्रॉड कैटेगरी में डिवीजन करके स्टडी किया जाता है। एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, दूसरा आपका होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है दोनों का। जैसे विटामिन आपके होते हैं ए बी सी डी ई, इनमें से कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल और कुछ होते हैं आपके फैट सोल्यूबल विटामिन। तो यहाँ पे देखिए इनको आप लोग इजीली याद रख सकते हो। जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन जो है आपके, तो ये होते हैं ए डेक, आप लोग इस तरीके से याद रखना ए डेक, यानी कि विटामिन ए डी ई और के। तो ये होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। और इसमें से भी जो विटामिन इसमें आपका डी है और जो के है, तो ये जो है हमारे बॉडी के अंदर में ये सिंथेसाइज हो सकते हैं, बाकी ये सब जो है नहीं होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एडेक आपने याद कर लिया है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो बचा आपका कौन सा, बी और सी। तो बी और सी जो है तो ये होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। और यहाँ पे जैसे कि आपका विटामिन सी जो है, बी और सी जैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं यहाँ पे, तो जो विटामिन सी है तो ये जो है कोलेजन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करती है। और इसके साथ में अगर बात करते हैं कि विटामिन सी जो है हमें कहाँ पे मिलेगी, तो देखिए जो हाईएस्ट सोर्स जो होता है ना विटामिन का, विटामिन सी का, तो वो जो है आंवला में पाए जाते हैं, यानी कि आंवला में जो विटामिन सी की मात्रा आपको जो है ज़्यादा आपको मिलेगी। इसके अलावा ऑरेंजेस में भी आपको मिलेंगे। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना कि ये जो मिल्क में नहीं पाया था, मतलब विटामिन सी जो है आपको मिल्क में नहीं मिलेगा। बहुत लोग मिल्क और समझ लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं होती है, ये आप लोग ध्यान रखना। और इसके बाद देखिए जो विटामिन जो होते हैं ना, तो ये बॉडी के लिए हमारी ज़रूरत तो होते ही है यहाँ पे। तो विटामिन की मात्रा देखिए, जैसे कि ये होते हैं आपके फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल दोनों होते हैं। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है ना, तो ये अगर एक्सेस अगर हमारे बॉडी के अंदर में हो जाए, तो ये जैसे कि हमारे शरीर से ये एक्सक्रिएट हो जाते हैं ये, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन अगर एक्सेस हो जाए, तो ये जो है यूरिन के साथ में या फिर स्वेटनिंग जो पसीना आता है उसके साथ में ये सब क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि ये जो है बाहर निकल जाते हैं ये। और इसके अलावे अगर एक्सेस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन ये भी जो रहता है ना, जब आप लोग सनलाइट में अगर आप लोग रहते हो तो उसके साथ भी टाइम के साथ ये भी डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है। तो ये जैसे बॉडी के अंदर में अगर एक्सेस रहेगा, जितना ज़रूरत है तो उतना ही रहेगा। अगर एक्सेस रहेगा तो वो जो है इसके बहुत सारे सोर्सेस है जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया, उससे जो एक्सक्रिएट होना ये शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉलम आपका पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे टेबल आपका दिया हुआ है, यानी कि जो विटामिन से जो होने वाले डिफिशियंसी डिजीज जो है, इनसे देखिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया हुआ है एग्जामिनेशन में। इनफैक्ट ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सभी का दिया हुआ है डिटेल में आपका यहाँ पे। जैसे कि विटामिन ए है आपका, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, और इनसे जो होने वाला जो डिजीज़ है वो क्या है, और इसके सोर्स क्या है, मतलब कि कौन से सोर्स है जिसमें कि आपको विटामिन ए आपको मिलेगा। तो देखिए जो विटामिन ए है इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। तो ये आप लोग याद रखना, काफ़ी बार पूछा गया हुआ है। और इनसे जो होने वाला डिजीज़ है आपका, तो वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। और ये जो है आपका सोर्स की बात करें किस में आपको मिलेंगे, तो जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, पनीर हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फिश, लिवर ऑयल, कैरेट है, तो इन सब में जो है सोर्स होते हैं विटामिन ए के। नेक्स्ट देखिए आपका विटामिन बी है। बी कॉम्प्लेक्स के देखिए बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे कि B1 B2 B3 और B5 और भी होते हैं, तो हम लोग इनका भी देखेंगे। तो जैसे कि देखिए विटामिन B1 है आपका, इसका देखिए केमिकल नेम होता है थैमीन। और इनसे जो होने वाला डिफिशियंसी डिजीज है तो वो है आपका बेरी बेरी। तो बी और बेरी बेरी आप लोग इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं यहाँ पे। और ये इनके सोर्सेस है, जैसे ग्राउंड नट, लिवर, वेजिटेबल, एग, ड्राई लीव, चिलीज हो गए, ये सब सोर्सेस है इनके। नेक्स्ट देखिए विटामिन B2 की बात करते हैं, तो इसका देखिए केमिकल नेम होता है रिबोफ्लेविन।
और इनके चलते जो डिजीज होती है डिफिशियंसी, जैसे कि हमारे स्किन में क्रैकिंग आना शुरू हो जाता है और रेड आइज जो है अपीयरेंस आपको देखने को मिलेंगे। सोर्सेज की बात करें तो जैसे लिवर, मीट का ये हो गया, ये सोर्सेस हैं इनके। नेक्स्ट आपका विटामिन B3। तो इनका देखिए केमिकल जो नेम है इसका वो है नायासिन या फिर नायनासेमाइड है आपका। और इसके जो चलते डिफिशियंसी डिजीज जो होती है तो वह है आपका पिलागरा होता है, यानी कि स्किन इरिटेशन होती है इसके चलते। इसके अलावा 4D सिंड्रोम है। और ये सोर्सेस है, आप लोग इन सबको देख लेना एक बार। फिर देखिए विटामिन B5 है। तो इसका जो केमिकल नेम है तो वो आपका पैंथोथेनिक एसिड है। और इनके चलते जो डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है तो वह है आपका बर्निंग फीट सिंड्रोम। और ये सोर्सेज है इनके, इनफैक्ट सोर्सेज है आपको लगभग आपको मिल जाएंगे इन सभी में। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि आपके क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जामिनेशन में। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का इनमें से कौन सा जो है सबसे अच्छा सोर्स है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ कैबेज, कैरेट, रेगुलर पोटैटो या स्ट्रॉबेरी। तो देखिए जो कैरेट है तो ये जो विटामिन ए का सोर्स अच्छा माना जाता है। इसके अंदर में जो है काफ़ी मतलब कि विटामिन ए के जो है अच्छे सोर्स पाए जाते हैं। तो बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। और इनफैक्ट देखिए जिनका भी आँख जैसे कमज़ोर होता है, यानी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आँख में कि अगर उनका विजन सही नहीं है तो कैरेट खाने से भी जो है कहा जाता है कि सही हो जाता है इनका। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ आपका रेटिनॉल इज मेनली रिलेटेड टू। तो रेटिनॉल जो है मेनली रिलेटेड किससे है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो रेटिनॉल है तो ये विटामिन ए का केमिकल नेम है एक्चुअली में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है आपका विटामिन B6 है। इसका देखिए केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। और इसके चलते जो डिफिशियंसी डिजीज होती है तो वो है आपका एनीमिया, स्किन डिजीज। और सोर्सेस हैं इसके लिवर, मीट, फूड और ग्रेन्स। नेक्स्ट देखिए अगला आपका है विटामिन B7। तो इसका जो केमिकल नेम है तो वो है बायोटीन। और इसके चलते जो डिफिशियंसी डिजीज होती है तो देखिए पैरालिसिस होती है बॉडी के अंदर में, हेयर फॉल भी जो है होती है इनके चलते। और ये सब सोर्सेस हैं इनके। फिर देखिए अगला आपका है विटामिन B12। तो ये देखिए इसका जो केमिकल है तो वह है साइनोकोवैलोअमीन। तो इसके अंदर में कोबाल्ट कंटेंट होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ था कि इसके अंदर में जो है कोबाल्ट कंटेंट होती है तो वह आपका विटामिन B12 के अंदर में। और एनीमिया जो है इसके चलते जो डिफिशियंसी डीज है आपका। और ये सब सोर्सेस हैं इसके। नेक्स्ट देखिए एक और आपका है विटामिन B9 है। इसका देखिए केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड। और ये सब जो है इसके चलते जो एनीमिया होती है ये सब है आपका केमिकल नेम ये सब दिए हुए हैं। फिर अगला देखिए विटामिन जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है आपका विटामिन C। तो इसका जो केमिकल नेम है तो वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। और डिफिशियंसी डीज होती है इसके चलते वो आपका स्कर्वी। और ये सब सोर्सेस हैं इसके, जैसे लेमन, ऑरेंज, टोमेटो है आपका। फिर अगला देखिए विटामिन डी है। तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है तो आपका कैल्सीफिरॉल है। और जो इसके चलते डिफिशियंसी डीज होती है तो वो है आपका यहाँ पे रिकेट्स है, जो कि चिल्ड्रन में एक्चुअली ये ज़्यादा होते हैं ये। और ये सब सोर्सेस हैं इसके। अगला देखिए है विटामिन ई है। तो देखिए जो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है तो वह है आपका टोकोफिरॉल है। और इसके चलते जो डेफिशिएंसी डी होता है जैसे रिंकल और स्कैर्स ये सब होते हैं इसके चलते। फिर अगला आपका है विटामिन के। तो देखिए जो विटामिन के है इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। और जो डिफिशियंसी डी जिसके चलते जो होती है, जैसे कि ये जो है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी अगर हो जाए ना तो जो ब्लड क्लोटिंग होता है उसमें डिले ये कर सकता है। तो इसके जो सोर्सेस हैं जैसे ग्रीन वेजिटेबल या टोमेटो, जो इसमें सोर्सेज इसके पाए जाते हैं। तो इनफैक्ट ये जो है इंपॉर्टेंट है आपका विटामिन के, ई और डी और सी, इन सब का जो है नाम आपको याद रखना है, इनका साइंटिफिक नेम और सॉरी केमिकल नेम। और जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है इनके चलते ये सब जो है आपको याद रखनी है। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं हम लोग जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। दिया हुआ है कि द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी फ्रॉम फूड इज। तो रिचेस्ट सोर्स कौन सा विटामिन डी का जो कि हमें फूड से मिलती है। तो यहाँ देखिए दिया आपका कॉटन सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल या कॉड लिवर ऑयल या सनफ्लावर ऑयल। तो देखिए जो कॉड लिवर ऑयल है तो वो जो है अच्छा सोर्स माना जाता है जो कि इसमें विटामिन डी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि विच विटामिन अमंग द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है ये क्रूशियल होती है। तो यहाँ पे जैसे हमने को बताया था कि जो विटामिन के है तो ये जो बहुत ही क्रूशियल होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो इसका जो है राइट आंसर आपको ऑप्शन ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है मिनरल्स है। तो देखिए हमने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन और जो लिपिड्स होता है उनके बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम लोग मिनरल्स के बारे में भी देखेंगे। तो देखिए मिनरल जो है एक केमिकल एलिमेंट होती है जो कि एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जैसे कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ के लिए, ताकि जो अलग अलग जो फंक्शंस जो होते हैं तो वो सब परफॉर्म कर सके। तो बेसिकली मिनरल्स की बात करते हैं
तो इसमें से जो हमारे बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है ना, तो उसमें आपको होता है आयरन और दूसरा है आयोडीन। तो ये जो मेन मिनरल्स है जो कि हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, और इनका डिफिशियंसी के चलते जो जो मेन जो डिजीज होते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जो मिनरल आयरन और आयोडीन है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इनका रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर ये ना रहे ना, अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी, तो इनसे जो है दो डिजीज बेसिकली होती है, एक आपका ग्वाइटर, दूसरा आपका एनीमिया है। तो यहाँ पे जो ग्वाइटर है, तो ये आयोडीन के डिफिशियंसी के चलते होती है, यानी कि अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उससे जो है डिफिशियंसी डिजीज होगा, तो वो आपका ग्वाइटर। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जो हमारा गर्दन होती है ना, नेक जो होता है आपका, तो उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, यानी कि वो जो है फूलने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल है आपका यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जैसे कि जो रहता है आपका यहाँ पे। और अगर मान लीजिए कि डायरन अगर सॉरी आयोडीन की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो उनको ग्वाइटर हो जाता है, मतलब इसमें थायराइड ग्लैंड है तो आपका इनलार्ज हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाती है नेक के अंदर में। तो इसके काउजेस क्या क्या है, तो वही है जो आपका मैंने बताया कि अगर आयोडीन की अगर कमी हो जाए थायराइड ग्लैंड के अंदर में, तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, और जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के चलते जो है ये सब को कारण आएंगे, और फिर जो है स्वेलिंग हो जाएगी हमारे नेक में। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आपको जो है आयोडाइज साल्ट के सेवन करने की ज़रूरत होती है, यानी कि आप लोग करो। अगला आपका एनीमिया है। तो देखिए ये जो आयरन डेफिशिएंसी डिजीज है आपका, जिसके चलते जो होता है आपको यहाँ पे एक्चुअली ये क्या होगा कि अगर एनीमिया किसी में अगर हो जाए तो उसमें जो है ब्लड की मात्रा जो है कम हो जाएगी, यानी कि लैक ऑफ ब्लड हो जाएगी उनके अंदर में। और यहाँ पे जैसे हीमोग्लोबिन की कमी होगी इसके चलते, तो इसके अलावा क्या होगा कि ऑक्सीजन के भी सप्लाई जो वो शॉर्टेज हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए जो कलर जो होता है ना ब्लड का, वो रेड होता है, लेकिन किसी में भी अगर एनीमिया अगर हो जाए तो उनका जो कलर जो ब्लड करता है तो वो येलोविश टाइप का हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये नॉर्मल है, कोई हेल्दी पर्सन का है जिसमें कि हीमोग्लोबिन ये सब प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अगर एनीमिक हो जाए पर्सन, तो उसमें जो आपको ये लेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया हुआ था आपके एग्जामिनेशन में, कि विच मिनरल हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द ऑक्सीजन इन द ब्लड, कि कौन सा मिनरल जो है जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करने के लिए। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो आयरन है, तो ये जैसे हेल्प करता है ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करने के लिए, तो क्या होगा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमने आपको बताया भी था यहाँ पे। अगला है कि एनीमिक कंडीशन इज ड्यू टू, तो जो एनीमिक कंडीशन है तो ये किसके चलते होती है। तो देखिए एनीमिया जो है आपका ये आरबीसी की अगर डिफिशियंसी हो जाए, यानी कि अगर मान लीजिए आयरन की डिफिशियंसी हो जाए आपका, जो कि आरबीसी हीमोग्लोबिन एक्चुअली में आपका, तो इसके चलते एनीमिया होती है। तो बी आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स के बारे में देख लिया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो है इससे भी क्वेश्चन आपके कभी कभार पूछे गए हुए हैं, तो ये भी हम लोग हर एक टॉपिक को स्टडी करेंगे, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ेंगे। अगर आप लोग इन सबको अच्छे से कवर करोगे तो आपका जो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आप लोग अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ोगे तो जो भी हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो देखिए जो न्यूक्लिक एसिड है आपका, तो ये जो है ये स्मॉल बायोमोलिकुल्स होते हैं, और ये जो है बहुत ही असेंशियल होते हैं हमारे लाइफ के लिए। तो देखिए जो न्यूक्लिक एसिड है एक्चुअली में, तो ये जो है डिस्कवर किया गया था फ्रेडरिक मिसर के द्वारा, जो कि इन्होंने एक कैटेगरी होता है सलमान फिश है, उसका जो स्पर्म सेल्स होता है तो उसमें जो है इन्होंने डिस्कवरी किया था। और यहाँ पे देखिए जो न्यूक्लिक एसिड है आपका, तो जो टर्म न्यूक्लिक एसिड है, तो ये जैसे कि जो डीएनए आरएनए आप लोग जो पढ़ते हैं ना, तो ये उसी का एक्चुअली यहाँ पर है। और इनके अंदर में जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब कि ये बने किससे होते हैं, तो इनके अंदर में देखिए न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो कि ये मोनोमर होते हैं। और इनके अंदर में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो 3 मेन जो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, पहला आपका होगा यहाँ पे दैट इज एन, यानी कि इसके अंदर में जो आपका रहता है यहाँ पर दैट इज नाइट्रोजनस, इसके 5 कार्बन शुगर रहेगा, और फिर से नाइट्रोजनस बेस रहेगा, और तीसरा जो फॉस्फेट ग्रुप रहेंगे। तो ये जो है आपका इसके मेन जो कंपोनेंट होता है, 3 कंपोनेंट आपके 5 कार्बन शुगर रहेंगे, इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप है। तो इनसे मिल के बना होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें देखिए जो नाइट्रोजनस बेस है आपका, तो इसके अंदर में होते हैं AgCt और U, ये होते हैं नाइट्रोजनस बेस के अंदर में। और यही जो है आपका डिटरमाइन करता है कौन आरएनए और कौन डीएनए होगा, तो वो हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे बात हमने कहा था आपको कि जैसे जो शुगर है इसके अंदर में यहाँ पे, तो ये जो शुगर है इसके अंदर में जो कंपोज होते हैं, तो वो एक्चुअली होता है राइबोज का। और जो पॉलीमर आरएनए है आपका, तो उसी को एक्चुअली बोला था यहाँ पे, जो कि नाम है इसका राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे जो शुगर की बात कही गई थी, अगर शुगर जो है ये अगर जैसे कि डिराइव आपका हो रहा है यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज से,
तो ये जो है पॉलीमर बनेगा आपका डीएनए। तो ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए का देखिए फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोइक एसिड। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर डीएनए का, अगर डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका देखिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये होती है, जो कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो ये आपको याद रखनी है। आप यहाँ पे जो है आरएनए और डीएनए का आप देख सकते हो। आरएनए जो आपका इस तरह का होता है, लेकिन डीएनए जो है इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो। और जो डीएनए है आपका, तो ये जो है जैसे न्यूक्लियस जो रहता है ना, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी ये पाए जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने आपको सेल्स के अंदर में बताया हुआ है इनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको डीएनए और आरएनए के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में जानना है आपको। देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं बस आपको उतना ही करना है इसमें। तो देखिए मेनली डिफ्रेंसिएशन जो करते हैं हम लोग डीएनए आरएनए के बीच में, तो उसका जो होता है आपका यहाँ पे इसके अंदर में, दैट इज जो नाइट्रोजनस बेस है उसके आधार पे हम लोग जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। तो वो क्या है यहाँ पे हम लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले डिटेल इसका देख लेते हैं। तो देखिए जो डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका देखिए जो होता है आपका यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड है आपका, तो इसमें पेंटोस शुगर होते हैं, यानी कि जो फार्मूला इसका होगा C5H10O4। तो ये पेंटोस शुगर होता है यहाँ पर इसमें भी। और जो राइबोसोम है आपका, सॉरी जो आरएनए ये होता है आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें भी पेंटोस शुगर होती है। और दूसरा आपका नाइट्रोजनस बेस की अगर बात करते हैं, जैसे कि देखिए तीन कंपोनेंट दोनों में तो आपके रहेंगे यहाँ पर आपके, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे शुगर कंपोनेंट हो गया, नाइट्रोजनस बेस है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है ना AGCT, तो इसके अंदर में ये प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे। लेकिन जो नाइट्रोजनस स्पेस है आरएनए के अंदर में, तो इसमें देखिए ए जी और सी तो रहेगा, लेकिन टी नहीं रहेगा, इसमें यू रहता है, यानी कि यूरा सेल जो है ये प्रेजेंट होते हैं आरएनए के अंदर में, और इसमें टी प्रेजेंट रहेगा और इसमें यू नहीं रहेगा। तो इसी से जो है डिफ्रेंसिएशन होती है इन दोनों के बीच में। और डीएनए जो है आपका, तो इसको देखिए बोला था कॉइल ऑफ लाइफ, या भी इसको थ्रेड ऑफ लाइफ भी इनको बोला जाता है। इसी के अंदर में जो है जेनेटिक प्रॉपर्टी ये होते हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि अगर जो आपका यहाँ पे AGCT है जो नाइट्रोजनस बेस है, तो अगर यहाँ पे आपका A जो है अगर T या U के साथ में बनाएगा तो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ में रहेगा, और C जो है अगर G के साथ में है तो वो ट्रिपल बॉन्ड में रहेंगे यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ आपका A या T के साथ डबल बॉन्ड में है आपका, और अगर मान लीजिए कि C या G के साथ में तो वो ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में आपका रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। और देखिए जो आपका मोनोमर यूनिट अगर बात करते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लियोटाइड्स का जो रहता है आपका, तो वह जो है मोनोमर यूनिट्स होता है आपका, फॉर्मिंग जो होता है तो वो न्यूक्लिक एसिड होती है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ था इसमें। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया था कि व्हाट इज जीनोम। तो जीनोम क्या है। तो देखिए जो जीनोम है, तो ये एक ऑर्गेनिजम्स के जो कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए जो होते हैं ना, और इसके साथ में जो उसके जो जीन्स होते हैं, तो ये सब होते हैं जीनोम के अंदर में। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा दैट इज कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो न्यूक्लियर डीएनए उसको जो कंप्लीट सेट है, उस कंप्लीट सेट जो होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग जीनोम। तो यहाँ पे डी जो है आपका यार राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जितने भी जीनोम होते हैं ना, चाहे कोई भी जीनोम हो आपका, उसके अंदर में जो है वो सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं, ताकि वो जो है ऑर्गेनिजम्स को बनाए अपना या फिर मेंटेन करे उसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए प्रेजेंट। तो डीएनए जो है किस में से प्रेजेंट होती है, किन में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है जीन, राइबोसोम, वैक्यूला या गोल्गी। तो देखिए जो जीन जो होता है ना, तो जीन्स के अंदर में जो है डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होगा राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, वन आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है यहाँ पे। तो ये देखिए डी आपका डीएनए, तो यहाँ पे हिंदी में दिया है, इंग्लिश में आपको बताते हैं यहाँ पे कि जैसे जो जेनेटिक जो गुण जो होते हैं या फिर जो होते हैं यहाँ पर आपके कैरेक्टर जो होते हैं, तो उसके वाहक कौन है, कैरियर कौन है, तो वो डीएनए ही एक्चुअली वो होते हैं। अब भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। देखिए जो न्यूक्लियोटाइड्स है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअली में। जो आरएनए सॉरी जो आपका जो न्यूक्लिक एसिड है आपका, तो वो जो है न्यूक्लियोटाइड से ही आपका बना हुआ रहता है यहाँ पे। तो जो न्यूक्लियोटाइड है ये क्या है आपका, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर में जो है प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोसाइड, और साथ में जो है फॉस्फेट ग्रुप है आपका। तो न्यूक्लियोसाइड जो है तो ये होता है एक बेस, और दूसरा होता है आपका ये शुगर। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स है, तो यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे डीएनए और आरएनए का। आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यूक्लियोसाइड का आपका दिया हुआ है, जैसे कि न्यूक्लियोसाइड आपका क्या होता है, एक बेस और एक शुगर आपका होता है यहाँ पे। तो जो न्यूक्लियोटाइड है आपका, तो ये होता है आपका एक्चुअली में इसके अंदर में जो होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। और न्यूक्लियोसाइड
और फिर इसके बाद जो है आपका बन जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, तो ये बनेगा आपका न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और बाकी देखिए जीन के बारे में ऑलरेडी आपको हमने बताया था यहाँ पे कि जीन जो है ये भी जैसे जो न्यूक्लियोटाइड है आपका, तो ये उसके क्लस्टर होते हैं और यही डीएनए के वाहक भी होते हैं, ये डीएनए के कैरियर यही होते हैं। तो इसके अंदर में क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक क्लस्टर है आपका, लेकिन जीन होगा तो ऐसे बहुत सारे सेवरल जो न्यूक्लियोटाइड है इनसे मिलकर ये बना हुआ होता है। तो यही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि जो फंक्शनल प्रोटीन है आपका, जो कि यही हमारे बॉडी के कैरेक्टर ये डिसाइड करती है। तो जीन बेसिकली क्या है, ये आपका एक बेसिक हेरिडिटरी यूनिट है। इसी से जो है हेरिडिटी हम लोग करते हैं, मतलब कि अगर कोई चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर वो लेता है, तो वो जीन ही होता है एक्चुअली, उसी से जो है कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। और यही जो है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा फिजिकल, जैसे हमारा आपको जैसे देखते हैं हम कैसे दिखेंगे, या हमारा कलर कैसा होगा, आई का कलर क्या होगा, स्किन का कलर क्या होगा, तो ये सब इसी के चलते ये होती है, जिन के चलते ये होती है। और एक टर्म देखिए आपका यहाँ पर आता है म्यूटेशन का, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो देखिए म्यूटेशन क्या है, ये एक जेनेटिक डिजॉर्डर होता है आपका यहाँ पे, जेनेटिक डिजॉर्डर होता है एक्चुअली में। और ये कैसे होता है यहाँ पे, अगर मान लीजिए किसी में अगर मिसमैचिंग हो जाए नाइट्रोजनस बेस का, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, तो वो आपका AGCT, तो इसकी अगर डिफिशियंसी अगर हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, जेनेटिक डिजॉर्डर हो जाए, तो उसके चलते जो डिजीज तो आपका होता है सिकल सेल एनीमिया। तो आपको देखिए बस इतना ही पॉइंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको समझने में यहाँ पे, बट आपको जो है यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में दिया हुआ था इस तरीके से कि टू पिन पॉइंट अ क्रिमिनल अ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट यूजेज द टेक्निक कॉल्ड। जैसे कि अगर किसी क्रिमिनल को पिन पॉइंट करनी होती है, तो जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है तो वो कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं यहाँ पे, दिया आपका डीएनए एडिटिंग, डीएनए स्प्लाइसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए एम्पलीफिकेशन। तो इसका देखिए आपका जो है राइट आंसर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाएगा। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही जो है जैसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो है तो वो क्रिमिनल को पिन पॉइंट करते हैं। और इसमें जो है प्रोफाइलिंग होती है, यहाँ पे आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पे। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है आपका कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिलाइज ऑन, तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है तो वो किस पे निर्भर ये करती है, किस पे ये जो है आश्रित रहता है। तो देखिए जो डिफरेंट जो जंक होता है ना डीएनए पैटर्न का इंडिविजुअल्स में, अब जैसे कि देखिए क्या होता है कि डिफरेंट जो डीएनए पैटर्न अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग रहेंगे, तो उसी से ही जो है यहाँ पे पता लगाया जाता है डीएनए पैटर्न्स में। तो ये आप लोग ध्यान रखना, सी इसका होगा राइट आंसर। तो हम लोग देखिए इसी तरीके से जो है लेक्चर्स को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे।